वो लड़की जो थी वो एक स्कॉट का काम करती थी। सबके दौरान मर्डर हुए हैं, बॉडी ऊपर पड़ी रही है, घर पे रिपेयर चल रही है, घर पे बॉडी पड़ी रही है। पुलिस वाले, इन्वेस्टिगेशन वाले वो नहीं इस आदमी को तोड़ सके। वो आदमी इस आदमी को 4 महीने इंटेरोगेट कर रहे हैं। और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। तो कंकाल तो मिले कहीं आसपास नाले में मिले। इसको लेकर कभी आपको क्या लगा? कभी मतलब दुख, बहुत दुख। जो आदमी 2500 रुपए से मेरे कहने से 16 मर्डर कर, तो मैं तो आधा यूपी खत्म कर देता फिर इस हिसाब से। तो कोई लीगली तो कुछ नहीं हुआ। ये तो कोर्ट भी समझ गई सब बकवास है जो इन्वेस्टिगेशन। दुनिया के सबसे सनसनीखेज सीरियल किलिंग केस में से एक है निठारी कांड। इस पूरे मामले में 2 लोग अरेस्ट हुए, सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंढेर। आज मुनिंदर सिंह पंढेर बरी होकर अपने घर आ चुके हैं। सुरेंद्र कोहली अभी भी एक केस में सजा काट रहे हैं। पंढेर पहली बार किसी मीडिया से बात करेंगे, वो सच बताएंगे जो शायद आज तक मीडिया में कहीं सामने नहीं आया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप नोएडा पहुँचे, क्या करते थे वहाँ पे, थोड़ा इसके बारे में हमें ब्रीफ में बताएं। एक खाद की फैक्ट्री थी ज़िला बदायूं में, टाटा केमिकल्स। वहाँ पर मैंने अपना दौर शुरू किया इंडिपेंडेंटली। मैं नोएडा में आके मैंने अपना निवास बनाया। उससे पहले थोड़ा सा समय के लिए मैं गाज़ियाबाद में था, फ्लैट में। पर उस टाइम हमारा इरादा नहीं था परमानेंटली सेटल होने का गाज़ियाबाद या नोएडा में। वो एक ट्रांजिट समझ लो, एक ट्रांजिट स्टॉप था गाज़ियाबाद में। जब हम पंजाब या चंडीगढ़ से बदायूं जाते थे जहाँ पर वो खाद की फैक्ट्री थी, तो कभी कभी वहाँ पर हम रुकते होते थे। उसके बाद जब हमें ये डीलरशिप का काम मिला और हमें ज़्यादा देर रुकना पड़ा नोएडा में, और नोएडा में दफ्तर था हमारा, तो उस टाइम उसके बाद हमने 2004 में हमने ये फिर घर खरीदा D5। तो उसके बाद जो सुरेंद्र कोहली है उससे कैसे मुलाकात हुई? वो क्या करने आया आपके पास? वो जब हमने ये घर खरीदा, जो प्रॉपर्टी डीलर थे हमारे मित्र ही बन गए थे वो। तो वो अपना मेजर साहब थे आर्मी के, तो उन्होंने ये घर दिलवाया था हमारे को। और उनके पास सुरेंद्र कोहली ने पहले काम किया हुआ था उनके घर में और एक ब्रिगेडियर साहब के घर में। तो हमारा जो नौकर था वो छुट्टी चले गया था, और हमारे पास उस समय जब हम शिफ्ट हुए नोएडा, हमारे पास कोई नौकर नहीं था उस टाइम। तो उन्होंने हमें बताया भी ऐसे करके उनका नौकर वापस आया है जो घर गया हुआ था, और उन्होंने मीन टाइम कोई और अरेंजमेंट कर लिया था। तो ये उनके पास एक्स्ट्रा था, ये आप इसको रख लो, ये एक हमारी पहचान का ही है। तो हमने उनकी कहने पे इसको, मेरी मिसेज ने इसको साथ बातचीत करके इसको अपने घर पे रख लिया। बिल्कुल। उस समय कोई ऐसा वेरिफिकेशन वगैरह कुछ इस तरह की बातें या फिर वो उसकी था, क्या वो जो खासियत थी? नॉर्मल प्रोसीजर होता है थाने में एक लेटर वगैरह देने की, वो होता है। पर वो बाद में पता लगा भी इतना ज़्यादा कोई वो स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन नहीं होता। वो एक वहाँ पर जो लोकल थानों में इनकी लेटर चले जाती है, वहाँ से आ जाता, हाँ जी ये वहाँ का निवासी है, और इस तरीके की वो वेरिफिकेशन होती है। और अगर आप बोलो भी इन्वेस्टिगेटिव कोई वेरिफिकेशन होती है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अगर आपकी नॉलेज में हो तो आप मेरे को रोशन कर सकते हो, पर मेरे को लगता है मोरलेस इन्फॉर्मेटिव ही होती है ये, यहाँ तक की सीमित होती है। अच्छा, इस दौरान जो निठारी एक केस हुआ, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिसिंग हुए। तो लोग कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो D5 के आसपास और एक पानी टंकी है वहीं से मिसिंग हो जाते हैं। 2 साल तक ये सिलसिला भी चलता रहा। तो उस दरमियान कभी आपको ऐसी कोई बात पता चली कि बच्चे लापता हो रहे हैं? कभी पुलिस आई हो? तो ये बात आपकी सही है। अभी इसका काफ़ी शोर मच रहा था नोएडा में, और इस दौरान जो मेरी इन्वॉल्वमेंट जो इस किस्से में हुई है, वो एक लड़की जो मेरे घर में आती थी, मेरे पास आती थी, तो वो गायब हो गई थी। तो उसका नाम था, और वो लड़की मेरे को इंट्रोड्यूस की गई थी मेरे इन जो प्रॉपर्टी डीलर मित्र हैं उनके थ्रू ही।
और वो लड़की जो थी वो एक एस्कॉर्ट का काम करती थी, तो उसका ड्यूबियस बैकग्राउंड था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अपना इनके साथ ही, मेरे दोस्त के साथ ही मेरे घर आई थी, और उसने आके देखा था अभी ये घर अकेला है। अभी मेरी मिसेस उस टाइम शिफ्ट हो चुके थे चंडीगढ़, मेरे फादर काफ़ी बीमार रहने लग गए थे और मेरे फादर अकेले थे चंडीगढ़ वाले घर में। तो मेरे मिसेस यहाँ पर आ गए थे, तो उन्होंने आके देखा भी ये घर अकेला है, खाली है, और सिर्फ मेरा नौकर था वहाँ पे। और मैं उस टाइम कभी कभी उस घर में रहता होता था। मोस्टली मेरा जो काम था, मैं टूरिंग पे रहता था, ज़्यादा टूर पे। या तो मेरा अपना फैमिली का बिजनेस चंडीगढ़ में, वो मेरा समय लेता था, या हमारे 5-6 दफ्तर थे यूपी में, अपना देहरादून में, हल्द्वानी में। तो इन दफ्तरों में काफ़ी टूरिंग करता था मैं। हमने अपना बिजनेस नया नया इस्टेब्लिश किया था, बड़ी मुश्किल से हमने अपना, जिसकी हमने डीलरशिप ली थी, उसका हमने होल्ड वहाँ पर बनाया था। तो उस कारण मेरे की ट्रैवलिंग मेरी काफ़ी रहती थी। तो उस लड़की ने मेरे से ये रिक्वेस्ट की भी, आप किसी के थ्रू मेरे से कांटेक्ट मत करो, मैं खुद आपसे संपर्क में रहूँगी और आपसे मिलती रहूँगी। और ये अरेंजमेंट उसके साथ मेरा था, इसको मैं डिनाई नहीं करता। और इन्वेस्टिगेशन में भी मैंने फुली इस चीज़ को ओपनली बताया हुआ है। और उस दौरान वो लड़की अनफॉर्चुनेटली डिसअपियर हो गई थी, गायब हो गई थी, और मेरे फादर उसी टाइम एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे फादर की गुजरने पर मैं तो चंडीगढ़ आ गया था, और इस लड़की के परिवार का कहना था भी वो लड़की मेरी एब्सेंस में मेरे घर गई थी। तो मुझे इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो वहाँ पर था नहीं। किसको मिलने गई है, क्या करने गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने तो नेचुरली ना होने का, मैं जो सबूत थे मेरे पास वो सारे दिए भी, पुलिस को भी दिए, और पुलिस भी इस बात पे सहमत आ गई। उन्होंने भी वेरीफाई किया भी वो लड़की मेरे पास तो आई नहीं है, तो किसने बुलाया, कहाँ गई। तो ये एक विषय बन गया था। और उस लड़की को ढूंढने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, या जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनी, वही टीम इन बच्चों के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो ये चीज़ सारी मेरी उस टाइम नॉलेज में आई भी, यहाँ पर से बच्चे भी गायब हुए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उनके जो कुछ अधिकारी थे, उन्हें मेरे से ये भी रिक्वेस्ट की भी, उनको पता लगा था भी ये जो पैच है हमारे घर के आसपास, ज़्यादातर इंसिडेंट यहाँ से ही हो रहे हैं गायब होने के। और वो चाह रहे थे भी मेरा जो गराज है उसको एक टेम्पररी चौकी टाइप रख लें, क्योंकि मैं तो होता नहीं था वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे से बात की, मैं क्या, मेरे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर आपने कोई बैठाना है या किसी को पुलिस वाले वहाँ पर रखने हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। पर वो अभी मटीरियलाइज बात पूरी तरह हो ही नहीं थी, उससे पहले ही ये मामला खुलने शुरू हो गया था। तो जैसे सर वो जो की बात कर रहे थे आप, हाँ तो जी। उस बच्ची के पिता का कई बार आरोप लगाया कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, और हाँ जी। मुनिंदर पंढेर पुलिस को कुछ पैसा खिला दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया था। देखो, एफआईआर वाली कहानी मुझे मालूम नहीं भी, उस एफआईआर के पीछे क्या था, उसका रजिस्ट्रेशन होना या ना होना। पर जो मैं समझ सकता हूँ भी, खैर पुलिस भी ये समझ रही होगी भी सच्चाई क्या है, क्योंकि वो कह रहा था मेरे पास आई है, मैं वहाँ पर था नहीं, मेरे साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा था, टेलीफोन पे ना कोई संपर्क नज़र आ रहा था, कॉल रिकॉर्ड पे कोई डिस्प्ले हो नहीं रहा था। तो कहानी काफ़ी अजीबोगरीब जी सी बनी हुई थी। मे बी एक कारण ये था कि जो एफआईआर डिले हो गई हो, अल्टीमेटली तो हो ही गई थी। तो वो एक कहानी अजीब सी लग रही थी, और मुझे भी लग रहा था भी इसमें शायद कोई
ब्लैकमेलिंग वाला एंगल ना आ रहा हो, भी लड़की खुद गायब कर दी हो, काफ़ी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। और बाद में तो यहाँ तक भी मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव से भी बात की मेरे को मदद करने के लिए, क्योंकि मुझे शक हो गया भी कहीं पुलिस ना इसमें इन्वॉल्व हो जाए और मेरे खिलाफ। तो काफ़ी मतलब खिचड़ी सी बनी हुई थी उस दौरान, तो वो क्लैरिटी बन नहीं रही थी। और नौकर 2-3 बारी उससे पूछताछ हुई, काफ़ी सख्त पूछताछ हुई। पुलिस वाले उसको 2-3 बारी लेके भी गए और मैंने इस चीज़ में कोई रुकावट नहीं दी भी तुम इसको मत लेके जाओ या इसकी इन्वेस्टिगेशन मत करो। जितनी बारी मेरे को बुलाया गया, मैं 1-2 बारी लुधियाने में था, किसी काम के लिए गया हुआ, पीछे फ़ोन भी आया, मैं तुरंत वापस चले गया और एसपी ऑफिस भी गया, डीएसपी के पास भी गया। हाँ, मैं कुछ स्टेज तक ये मेरे को लड़की के फादर ने ही बोला था भी मैंने पुलिस वालों को अपनी लड़की का प्रोफ़ेशन नहीं बताया हुआ। तो मैंने भी उसकी इज़्ज़त और अपनी इज़्ज़त को ध्यान में रखते हुए वो प्रोफ़ेशन मैंने नहीं डिस्क्लोज़ किया और एक लॉजिकल बात थी। पर जब मैंने देखा भी मामला सुधर नहीं रहा और ये किसी सही ट्रैक पे नहीं चल रहा, तो मैंने ही फिर पुलिस को बताया भी नहीं, ये कहानी ऐसे नहीं है। इस लड़की का बैकग्राउंड ऐसे था, नहीं तो प्रॉपर दिशा इन्वेस्टिगेशन को नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने इस ट्रैक पर भी पता करना शुरू किया और भी जो कॉन्टैक्ट्स थे लड़की के, कुछ बॉम्बे तक के भी थे, टीम एक बॉम्बे तक भी भेजी, ये सारा कुछ चलता रहा। तो उसमें मेरी कोई एक्चुअली रुकावट नहीं थी, उल्टा मैंने तो यहाँ तक ऑफ़र किया था भी मैं जो भी मदद कर सकता हूँ, लड़की को ढूँढने के लिए किसी भी ढंग की, अगर आपको गाड़ी चाहिए या कुछ चाहिए, और मैंने प्रोवाइड भी की है सारा कुछ, ऐसे नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसको ट्रैक करने के लिए सारा कुछ मैंने प्रोवाइड किया और ये चीज़ें मेरे ऑफ़िस में नोन थी। वहीं से तो मेरी जो गाड़ी वगैरह जाती थी उनकी मदद करने के लिए, वो मेरे ऑफ़िस के थ्रू से ही जाती थी, तो ऐसी कोई चीज़ छिपी नहीं थी मेरे से। क्योंकि सुरेंद्र कोहली का अगर हम जो पुलिस को पहली बार बयान दिया था, तो उसमें बोला है उसने कि मालिक मनिंदर सिंह पंढेर ने मुझसे कहा कि बच्चियों को ले आओ, फिर हम बच्ची को बुला करके ले आए और उन्होंने गलत काम किया और फिर मुझे दे दिया और फिर मैंने गलत काम करके उनको मार के फेंक दिया। उन्होंने कहा ठिकाने लगा दो। उससे क्या कहलवाया गया, उसने कहा क्या कहा, मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम। पर इसमें 1% डिग्री की सत्यता नहीं बैठती, क्योंकि जब भी ये मर्डर हुए हैं मैं वहाँ पर नहीं हूँ। पहली बात तो ये आ जाती है, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है कि जिस दिन मर्डर होता है मैं क्यों नहीं वहाँ पर, इस कहानी को वज़न देने के लिए मैं क्यों नहीं वहाँ पर। बिल्कुल, तो आप कहाँ थे उस टाइम पे? उस टाइम मैं तो टूर पे होता था, ये मर्डर ही तब होते थे जब मैं घर पे नहीं होता था। सिर्फ एक इंसिडेंट है जब मैं नोएडा में हूँ, घर पे नहीं हूँ, नोएडा में हूँ, घर आता हूँ वापस दोपहर को और सामान लेके फिर चले जाता हूँ ऑटो स्टेशन, बस। बाकी या तो मैं विदेश में हूँ या कहीं हूँ अपने बेटे के पास, कनाडा में हूँ, कहीं हूँ अपना बॉम्बे में हूँ। तो भी फिर ये बयान की क्या वैल्यू है, मुझे आप बताओ जरा। लेकिन जो सीबीआई नहीं, जो उसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, आप भी जानते हो, आप भी जानते हो क्या कहता हो इस टाइम, ठीक है ना। उसको या तो कहलवाया गया, जो मेरे को लगता है, क्योंकि जो मेरे सामने उससे पूछताछ हो रही थी उसने मेरा नाम कोई बताया नहीं था और वो पुलिस वाले भी मेरे को यही बता रहे थे भी इसने तेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बताई, उसने यही बोला है भी साहब घर पे नहीं होते थे। तो ये जो जिस बयान की आप बात कर रहे हो, मुझे भी पता लगा इस बयान के बारे में। तो और ये हुआ है जिस दिन रिमांड लेना था, मेरा किस बेस पे रिमांड ले लेते वो, मेरे ऊपर तो केस ही नहीं बनता था, कुछ तो बनाना था ना। तो ये बयान उस टाइम कैसे आ गया, और उससे एक दिन पहले कह रहे हैं, मेरे को खुद कह रहे हैं, और जब एसपी बैठा हुआ था मेरे को जब फोटोएं दिखा रहे हैं, जब इसने सारी फोटोएं कबूल ली, इसके सामने फोटोएं रखी हुई थी, मेरे को दिखा के लगाया, ये देखो ये लड़कियों के साथ इसने किया हुआ है, और मैं इसकी मुंह की तरफ देख रहा हूं और ये सिर नीचे करके खड़ा हुआ है, और मैं
हैरान था अभी, और पुलिस वाले मेरे को खुद कह रहे हैं, ये बता रहा भी तुम थे नहीं। अगर बाई चांस 1% मैं होता तो इन्वेस्टिगेशन दूसरी तौर पे होती। वो कैसे एस्टेब्लिश करते मेरी प्रेजेंस? और ये ट्रैक ही पकड़ना तब शुरू हुआ जब उनको पता लगा भी जिस जिस दिन मैं वहां पर नहीं था, वहां से वो देखने लग गए भी बच्चे कब गायब हुए, उसके पीछे कोई ना कोई मर्डर निकलेगा। और वही चीज हुई। तो जैसे मान लें कि आप नहीं थे, अगर उस समय मर्डर हुआ, तो वो 1-2 दिन तक बच्चों को रखता था, छत पे ले जाता था। दोस्त के भी कोई बेटे आके कुछ दिन रुके थे वहाँ, कुछ नहीं नहीं, बहुत प्रिपरेशन बहुत बहुत करते थे। मेरा, जब आप नहीं होते नहीं थे नहीं तो नहीं भी वो नहीं, रहते नहीं थे। मेरे मेरे ना होने पर भी मेरा भतीजा भी रहा है घर पे अंदर, रिपेयर भी, सबके दौरान मर्डर हुए हैं। बॉडी ऊपर पड़ी रही है, घर पे रिपेयर चल रही है, घर पे बॉडी पड़ी रही है। कभी नहीं कुछ? कभी पता ही नहीं कैसे क्यों उस बाथरूम में कौन जाता है, कोई भी नहीं जाता। उसका उस बाथरूम से कोई ताल्लुक ही नहीं किसी का। वो बाथरूम अलग है, वो पहली जो ऊपर वाली छत पे है वो तो सिर्फ नौकर इस्तेमाल करता था उसको। इसके बाथरूम वगैरह जो पीछे बन रहे थे वो तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बन रहे थे। बाकी तो अपने अपने बाथरूम सबके बेडरूम्स में थे। अब आप बताओ, अब आपका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपके नौकर का बाथरूम, आप जाओगे वहां पे, क्या करने जाओगे आप? चलो मान लो घर में लेडी हो, वो तो फिर भी जा सकती है, पर मेरे घर में रोज पोछे वाली आ रही है, झाड़ू वाली आ रही है, वो जा रही है हर जगह सफाई कर रही है, उसको नहीं पता लगा। यही क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, आप क्या करने जाओगे उस बाथरूम? मेरा भतीजा रह रहा है, वो क्या करने जाएगा वहां पे? ये लड़का जिसके अपना जो जिसके नाम का सिम कार्ड सुरेंद्र कोहली ने डाला, वो IELTS का पेपर देने आया था, मेरे दोस्त का बेटा था वो तो तकरीबन 3-4 महीने, 2-3 महीने रहा, और जब वो रहा कोई मर्डर नहीं था। तो ये गैप आ रहा है बीच में। और बाकी जो है, हाँ जी मर्डर हो गया, कोई एकदम यकलख्त आ गया, कैसे आ गया, बॉडी ऊपर पड़ी है, वो एक दिन नहीं दूसरे दिन जाके डिस्पोज ऑफ कर देगा। क्या हिसाब किताब है हमें तो पता ही नहीं कैसे क्या करता था। मतलब 2 साल में कभी भी उसको, मतलब कैसी उसकी बातचीत होती थी आपसे? मतलब कभी कोई शक जैसे होता है कि हैरानी कोई वाली गलत बात है, आप लोग बार बार इस बात को क्यों नहीं समझते? मैं तो आपकी तरह एक लेमैन हूँ, इसीलिए जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं। मैं आपकी तरह लेमैन हूँ। पुलिस वाले, इन्वेस्टिगेशन वाले, वो नहीं इस आदमी को तोड़ सके। वो आदमी इस आदमी को 4 महीने इंटेरोगेट कर रहे हैं, 2 महीने लगातार इंटेरोगेट कर रहे हैं, वो किसी चीज की डिस्कवर नहीं कर सकते। आप कैसे कर लोगे? उसके चेहरे के ऊपर आप बता ही नहीं सकते कोई चीज, एक्सप्रेशन ही नहीं बता सकते। पुलिस वालों की नाक में दम हो गया था इन्वेस्टिगेट कर करके, इसको बुला बुला के, वो नहीं सूह पकड़ पाए, तुम और मैं कैसे पकड़ लगते? और जो भी मेरे घर में आता था वो इसकी तारीफ करता था। मैंने आज तक इसकी बुराई नहीं सुनी किसी से। ये तेरे को तो बहुत बढ़िया नौकर मिला है, खाना बहुत फर्स्ट क्लास बनाता था, घर में सफाई बहुत रखता था। और घर में यही नहीं सिर्फ ये नौकर थे, और भी तो थे। अपना झाड़ू पोछे वाली थी, कपड़े धोने वाली थी, माली आ रहा था दूसरे दिन, 24 घंटे मेरे साथ ड्राइवर था। उनके बारे में तो कोई बात करता ही नहीं है। कहाँ गए वो? इन्वेस्टिगेशन में तो हैं सारे, उनके बयान कहाँ गए? उनके बयान कभी पब्लिक में नहीं। फिर जो ड्राइवर मेरे साथ रह रहा है वो, उसके बयान कहाँ है? जो सुबह मेरे को ले जाके जा रहा है, रात को भी रुकते होते थे, बाद में तो रुकने ही लगे थे। 5 तो रुका रहा काफी देर लगातार ही, घर पे ही रुकता था मेरे साथ। एक नौकरानी आपकी कोई माया सरकार भी माया सरकार थी। वो एक बार एक कोई बयान दी थी कि हमने कपड़े धोए थे किसी के, तो उसमें खून के निशान मिले थे। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ उल्टा ऐसा बयान होता तो हम सारे फंस गए थे। कौन छुपा सकता है ऐसे बयान को? कोई छुपा सकता है? कितना बड़ा आरोप है, आप भी जानते हो कितना बड़ा आरोप है। और वो भी जेल में बैठी होती भी, तू खून के धब्बे थे, तूने क्यों नहीं बताया, तू भी साजिश में है। कितना बड़ा आरोप है, कहाँ चले गया ये? हवा। उसका बयान ये था, मैं कपड़े धोती थी और सुरेंद्र कोहली अपने कपड़े मेरे से नहीं धुलवाता था। एक बारी सुरेंद्र कोहली जब बीमार था, उसने मुझे अपने कपड़े धोने के लिए दिए। ये बयान केस में लगा हुआ है 439 में। CBI ने नहीं लगाया, ये मैंने लगाया। ये उनके रिकॉर्ड में थी, वो गवाह थी, बनी थी, पर उसको लेके नहीं आए क्योंकि सुरेंद्र कोहली बच रहा था। और उसने ये भी उस बयान में दिया हुआ था भी मुझे घर में कोई खून का धब्बा कभी नहीं मिला। ये उसके बयान में है।
कपड़ों पे कभी खून के निशान नहीं थे, वो उसके बयान में है। इसीलिए तो उसको बुलाया नहीं गया, इसीलिए तो उसकी गवाही नहीं करवाई। यही मैंने उल्टा कोर्ट में डाल दिया आखिर में, जब उन्होंने गवाही नहीं करवाई। मैं कहा ये पढ़ो आप, जो औरत खुद कह रही है भी मैं डेली आके घर में सफाई कर रही हूं, हैं जी, उसको ज्यादा पता होना चाहिए, मनिंदर सिंह को पता होना चाहिए। उसी में एक जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे एक एम्बुलेंस आके खड़ी होती थी और डॉक्टर और नर्स आते थे। एम्बुलेंस कोई ऐसी चीज है जो मनिंदर सिंह अपनी जेब में डाल के ले जाएगा? एम्बुलेंस के साथ कोई ड्राइवर होगा, कोई कंडक्टर होगा, कोई उसके अंदर तेल डालने वाला होगा, उसका मालिक होगा, उसको रिपेयर करने वाला। कहाँ गए वो? हमारे पड़ोस में डॉक्टर रह रहा है, उसके घर में कोई कुर्सी मेज छोड़ना आ गई, कोई गाड़ी आ गई होगी, उन्होंने तो डेली बता दिया एम्बुलेंस आ रही थी। क्या सीबीआई इतनी बात को जांच नहीं करेगी? ये छोटी सी बात है, ये छोटा आरोप है। जितना बड़ा आप आरोप कह रहे हो भी हाँ जी मनिंदर सिंह लड़कियां बुलवाता था, उसके बराबर का आरोप है। और अगर सुरेंद्र कोहली से मैंने ये काम करवाना था, आप मेरे को बताओ मालिक मैं होता या सुरेंद्र कोहली होता? जो आदमी 2500 रुपए से मेरे कहने से 16 मर्डर कर दे, तो मैं तो आधा यूपी खत्म कर देता फिर इस हिसाब से। तो अगर ये काबिलियत मेरे में होती, अगर 2500 रुपए महीने में एक आदमी के मेरे अंडर आदमी 2500 रुपए जो तनख्वाह लेता है, 16, 19 या 20, 25 जो भी मर्डर करता है, तो मेरे से बड़ा कौन है आदमी बताओ? ये तो बाकी सब हवा में घूम रहे हैं, वहां पे पॉसिबल है? और वो आदमी टूटे घर में रह रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके घर बार का आज कोई पता नहीं है, उसकी ये हालत होती। उल्टा मैं झोपड़ी में होता। आप बताओ, एक जो एक आदमी, एक जिस हिसाब का वो आदमी, चलो वही मान लो वो आदमी है, जिस हिसाब से वो जिस अपना, मैं तो कहता हूँ अपने आप को शातिर आदमी है, लायक आदमी है, क्या मेरे को छोड़ देता वो? जैसे उसका एक सीबीआई को दिया हुआ एक कन्फेशन है, वो साफ साफ कह रहा है कि मुझे अजीब सा उस समय एक फीलिंग होती थी, पंढेर उस समय घर पे नहीं होते थे, तो मैं लड़कियों को ले आता था, कई बच्चियों को तो मार के उसका मांस भी खा चुका हूँ मैं। इस तरह की भी बातें कही हैं, वो पकाया है कुकर में, एक दो केस में ऐसी बात बोली है, ठीक है। तो उसको लेकर क्या कभी उसने, मतलब कभी जैसे कोर्ट में भी कभी आमना सामना हुआ या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी इस तरह की बात बोली थी क्या उसने, कभी कोई इस तरह की बात कही हो? मैं तो हैरान हूँ, अभी लोग इस विषय के ऊपर सोचते ही नहीं है। मजिस्ट्रेट को तो चलो मान लिया, उसने कहा, वो तो टीवी पे उस पे भी है, रिकॉर्डिंग में भी है, सारा कुछ है। इसके लिए कोई अलग सजा तो है नहीं खाने के लिए। पुलिस मार पीट के तो नहीं बोलेगी हाँ जी बोल भी तूने खाए थे, चलो बोल दिया, क्यों बोला मुझे तो मालूम नहीं। इस चीज की किस ढंग से वो पब्लिसिटी कर सकता है, मेरे को आप समझाओ। कोई आज की सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है इसकी पब्लिसिटी? उसी के नाम पे नर पिशाच कई सारे मीडिया ने नाम वो मैं कह रहा हूँ, पर वहां पर कैसे कह दिया उसने, क्यों कह दिया, मुझे मेरी समझ से बाहर है। और कौन कहलवाएगा, ये एक चीज है जो मेरे दिमाग से बाहर है, जिसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। और ये चीज बिल्कुल उसकी पर्सनल है, खाता था नहीं खाता, ना तो कोई बता सकता भी हाँ जी मैंने देखा खाते, ना कोई बोलेगा भी हाँ जी मेरे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ है भी हाँ जी उसने खाया है नहीं खाया। तो इसके विषय में तो आदमी कोई भी नहीं कमेंट कर सकता, वो तो हमें भी कमेंट करना बेवकूफ़ी है। हम क्या सोचें इसके बारे में? अब बाद में पता जरूर लगता है, दुनिया में लोग कहते हैं जी हाँ जी ऐसे लोग होते हैं, ये है वो है, भाई पर होंगे। पर आज के दिन ऐसी चीज से, इससे बड़ी कोई चीज घृणा वाली हो नहीं सकती, और वो भी जहां पर बच्चों का ताल्लुक हो। बच्चों से जुड़ा एक, उस समय जब खबरें आ रही थी मीडिया में काफ़ी सारी आ रही थी, तो एक मीडिया वाले ने एक फ़ोटो छापी थी, उसमें कुछ बच्चों के साथ आप थे और उस पर ऐसा कुछ कहा गया था कि बच्चों के साथ कुछ मतलब गलत व्यवहार करते हुए डांस कर रहे थे। हाँ, कुछ ऐसी कुछ फोटो आई थी, छोटे छोटे बच्चे थे उसमें। वो मेरे नाते थे, मेरी वाइफ ने फोटो खींची थी। वो जुड़वे हैं दोनों, ऑस्ट्रेलिया में। वो मेरे बिस्तर के ऊपर कूद रहे थे, नहाने का टाइम था उनका, वो दोनों छलांगे मार रहे थे, मेरी वाइफ ने फोटो खींची थी। वो मुझे तो इस फोटो बारे पता ही नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता भी मैं उस फोटो में हूँ या नहीं हूँ। पर ये जरूर है भी बच्चे वो दो हैं, वो दोनों मेरी जो भांजी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उसके बच्चे आए हुए थे, जुड़वे हैं दोनों बच्चे।
तो वो दोनों नहाने के लिए वो बस बिस्तरों के ऊपर कूद रहे, हंसी मजाक में इन्होंने उनकी फोटोएं खींच ली बच्चों की, मेरी मिसेज ने खींची। बताओ क्या करूं। एक फोटो तो ऐसी भी निकली हुई है जहां पर मेरा ससुर दिखाया हुआ है अपना मेरे बेटे के साथ बैठे हुए हैं, और वहां पर लिखा जी मनिंदर सिंह बैठे हुए हैं, और फोटो मेरी ससुर की है। क्या कर लोगे आप। जो ये परिवार के लोग हैं, बच्चों के परिवार के लोग, वो तो कहते हैं कि पंढेर बहुत पैसे वाले हैं, अरबपति हैं, करोड़पति। तो उन्होंने पूरा मतलब सारा आरोप जो है एक नौकर पे मढ़ दिया और खुद को अपने आप को बेकसूर कर ये दिया। तो ये बड़ी आसान तरीका है लोगों का कहने का। ये तो एक ट्रेंड है, ट्रेंड है। ये मैंने जो आपको बात बोली है अभी, हमारा इस सिस्टम से, इस करप्शन ने इतना विश्वास तोड़ दिया है भी हर आदमी इस चीज को पैसे के साथ लिंक करता है, सच्चाई को भी करता है, सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं होते, अंधे हो जाते हैं इस चीज पे। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। क्या पैसे वाले ही क्राइम करेंगे। मैं तो इतने साल जेलों में रहा हूं, मैं तो गिनती पे से बता सकता हूं किस किस टाटा के लोग और क्या क्या क्राइम होता है और कैसे कैसे होते हैं। मेरे से ज्यादा वो नॉलेज तो नहीं रख सकते। उल्टा उनको ये नहीं मालूम भी जो आदमी पैसे वाले होते हैं, कुछ भी होते हैं, उनको अपनी इज्जत यार अपने पैसे का और इतना लालच होता है, इतनी मुश्किल से कमाया होता है। इन घृणीय हरकतों से बहुत दूर रहेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे। आदमी जिसको कुछ ना हो खोने के लिए, जिसके पास कुछ ना हो तो कुछ भी कर लेगा। बट जिस मैंने क्या है कि मैंने तो सब कुछ खो दिया, मेरा पैसा क्या कर लेगा इसमें। अगर मेरे पास इतना ही पैसे थे तो मैंने 16 साल कैसे काट दिए जेल में। अगर मैंने सारों को ही खरीद लिया तो फिर मेरी खरीद में रुकावट कैसे आ गई। क्या हो गया भाई, उनकी वजह से रुक गया, उन्होंने मेरे से ज्यादा पैसे दे दिए। ये तो मतलब यही हुआ ना। तो यही कहना होगा तुम लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उसको सजा दिलवाई ना, उसको अंदर रखा। अगर पैसों का ही जोर है, मैं तो निर्दोष हूं, तो किसके पैसे के बल से मुझे को अंदर रखा गया। फिर उन्होंने इकट्ठा करके दिया सारा कुछ। उन्होंने मीडिया से पैसे लिए होंगे इस कहानियां बनाने फैलाने के लिए, और मेरे ऊपर ही खर्च किया होगा। और भी तो कितना झूठ बोला उन्होंने। अच्छा, आपने बताया कि आपके नाते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे आपके परिवार में हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन जो निठारी से 17, 18, करीब 20 से भी ज़्यादा बच्चे लापता हुए, उनके कंकाल भी मिले, ये तो एकदम बिल्कुल सच बात है। तो कंकाल तो मिले, कहीं आसपास नाले में मिले, इसको लेकर कभी आपको क्या लगा, कभी मतलब दुख, बहुत दुख, बहुत दुख, घृणा, गुस्सा, अपने सारे सिस्टम पे गुस्सा। क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं और क्यों हमारा समाज इन चीजों को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। सब पे गुस्सा, परिवारों पे गुस्सा। हमने क्यों नहीं अपने बच्चों को सही शिक्षा दी। क्यों नहीं हम अपने बच्चों की सही अच्छी तरह देख कर सकते। क्या हमारा फर्ज बनता नहीं है ये ऐसी हरकतें होने दें हम। और क्यों इतनी ढील, मतलब क्या मतलब एक बच्चा भी गायब हो जाए, क्यों, क्या 16-17 का क्या मतलब भाई। एक बच्चे से ही तूफान खड़ा हो जाना चाहिए था। नहीं, परिवार वो तो कहते हैं कि पीड़ित परिवार के लोग कि भाई हम गरीब थे, हम पुलिस के पास जाते थे तो कहते थे 5 साल की बच्ची जो है पुलिस वालों के साथ भाग गई होगी, मतलब किसी के साथ भाग गई होगी, किसी लड़के के साथ, इसलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं की इस आधार। ये सिस्टम के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वो चीज तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। उसको तो मैं कोस ही सकता हूँ, जैसे वो कोस रहे मैं भी कोस रहा हूँ। जितना वो पीड़ित हो उतना पीड़ित तो मैं भी हूँ। क्या मैं कम पीड़ित हूँ, मेरा परिवार कम पीड़ित है। अगर ये सारे सिस्टम सही होता, ना बच्चे गायब होते, ना कुछ होता, ना ये केस होता, हम सारे सुखी थे। दुख तो मेरे को भी है, मुझे क्या मिला इसमें। वो तो कुछ नहीं, अब तो सारी जिंदगी हमने जो बितानी है इस कलंक से। किस किस को हम समझाते रहेंगे, किस किस से हम बात करते रहेंगे। हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच, हर एक आदमी की अपनी अपनी अलग अलग सोच। जी बाहर उसके नाले के अंदर बॉडी पड़ी थी, इसको पता ही लगा। अभी मेरे को बताओ एक आदमी जो अपने घर जाने से पहले पहले नाले को चेक करता, मेरे को आज तक दिखा दो। मेरे साथ क्यों। आज भी चले जाओ आप नोएडा में, आपको कई घर मिल जाएंगे जो खाली पड़े हुए हैं नौकरों के सिर पे, अपना ताले लगे हुए हैं वहां पे।
कई लोगों की नौकरी चलेगी इस चक्करों में, लोगों ने अपने घर बेच दिया वहां पर भी हम घर में नौकर नहीं रखेंगे, वो भी वहां तक भी बात चलेगी। कई लोग मिले भी हमने जी 2-3 आदमी रखे हुए थे, बैठे थे जी, खाना गुना खाना, हमसे हाथ जोड़ के हमने तो पब सब निकाल दिए। क्यों? विश्वास उठ गया और उठ गया, नुकसान और हो गया। ये तो हम सोच रहे हैं ना भी हाँ जी किस किस का सुधार हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिंदगी उजड़ी हैं, उनके बेचारों के कभी बच्चे वापस नहीं आएंगे, तो जिंदगी भर वो रोते रहेंगे। मेरी जिंदगी वापस नहीं आएगी, मैं जिंदगी भर रोता रहूंगा। भला मेरे को कोसें, ठीक है, मैं अपना सिर झुका के उसको स्वीकार करता रहूंगा उनके दुख को। मैं तो यही कहूंगा, भगवान जितना इनका दुख है मेरे को दे, और दे दे मेरे को। यही मैं कर सकता हूं, और तो कुछ नहीं कर सकता। जेल में आपकी मुलाकात एक डॉक्टर तलवार ऐसे आरुषि तो के कैसे साथ है। तलवार साहब से, कई लोगों से, ऐसे तो एक बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है, इतने लोगों से मिला मेरे को नाम ही नहीं याद रहते। तो कई बार मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, मेरे को शर्म आती है। और इतने प्रेम से लोग मिलते हैं मेरे को, और इतना प्रेम था सबके साथ। कभी कभी ऐसे हो जाता मैं पहचानता नहीं, अब उम्र की, मेरी उम्र भी कह लो। और एक क्योंकि मेरा काम ही ज़्यादातर सेवा का था ही, लोगों की सेवा करना। मैं तो दिन रात यही करता था, हॉस्पिटल में काम करता था, और बाद में थोड़ा बहुत पढ़ाने में लग गया बच्चों को, मेरा मन लगा रहता था उसमें। मेरी खुद सेहत काफ़ी डाउन चली गई थी, इसलिए मेरे को हॉस्पिटल का काम थोड़ा कठिन लगता था। मैं अपने आप को नहीं संभाल पाता था, तो मैं दूसरों को क्या संभालूं। वहाँ पर एक ग्रुप बन गया था हमारा, हम कानून पढ़ते थे, सीखते थे, एक दूसरे से बहस करते थे, लोगों की मदद करते थे, लोगों का केस पढ़ते थे। और जेल में तो काफ़ी वकील होते हैं, तकरीबन सारे वकील होते हैं। हर एक आदमी अपने आप को मास्टर ही समझता वहाँ पे, और कई तो काफ़ी अच्छे। सुरेंद्र कोहली बहुत अच्छा है, ये अपना केस अच्छा अपना पढ़ाई करता था, मेहनत करता था। मैंने भी अपने केस, बाद में 2-3 केस मैंने भी खुद अपनी बहस की। समय बीत जाता था, टाइम पास हो जाता था। हम दिल में से तो यही चाहता हूँ कि लोग याद रखे भी। मैं क्या कहूँ उसको, मैं ये भी नहीं कहूँगा एक मेरी तरफ से कोई दान था या कुछ था भी। मेरी जो मेरा कष्ट था, उन्होंने मेरे से बांटा। उन्होंने अपने कष्ट मेरे को दे के मेरा कष्ट हल्का किया उन्होंने, मैं यही कहूँगा। कभी जो पीड़ित परिवार का भी कोर्ट में कभी आमना सामना मिले हुआ? हैं एक दो मेरे को, काफ़ी नहीं, बाद में पीड़ित परिवार तो काफ़ी मिले हैं। कुछ लोग मेरे पक्ष में थे। ये एक्चुअली ये भी एक स्टोरी थी जो मेरे खिलाफ हुए थे 5-6 लोग। ये आप पीड़ित परिवार जिनके आप बार बार कहते हो, ये 5-4 लोग ही हैं। कोई इतने बड़े केस में कौन किसको बचा लेगा, वो तो बच्चों वाली बातें हैं। इसमें कोई सीएम का बेटा भी इन्वॉल्व होता, वो भी ना बचता, सीधी सी बात है। मैं तो बहुत छोटी सी चींटी हूँ, तो इतने बड़े हंगामे से निकलना बहुत बड़ा मुश्किल है, जिसके इतने इतने ज़्यादा मर्डर हो, इतने ज़्यादा साक्ष्य खंगाले जाएं। उन्होंने ये चर्चा शुरू कर दी भी हाँ जी उस आदमी ने पंधेर को बचाया। हालांकि क्लीन चिट मेरे को सीबीआई ने दी थी, पर ये अटैक उन्होंने दिनेश यादव पे किया। भी दिनेश यादव ने ही जो पहले बयानबाजी, आप तो कहते हैं आपके खिलाफ बयान मेरे पास है, वो तो ये कह रहे थे भी इसने बयान ही नहीं होने दिए पंधेर के खिलाफ। और अब ये भी ले लो बात, वो बयान जो मेरे खिलाफ ही नहीं हुए, मेरे को ये भी नहीं पता कहाँ है वो, क्या है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये 5-6 आदमी का एक ग्रुप इकट्ठा कर लिया एक वकील के थ्रू। इनका एक वकील है जो मशहूर है ऐसे कार्यों में, और बाद में पता लगा भी काफ़ी मतलब उन्होंने कैसे केसेस में इन्वॉल्व रहा है, अच्छा वकील है। और वो वकील के थ्रू इन्होंने ये 16 केस रजिस्टर हुए थे, नंदलाल को साथ में लगा के। मेन तो उन्होंने पहले नंदलाल को पकड़ा, और नंदलाल के साथ उन्होंने 6 और आदमी पकड़ लिए। इन्होंने टोटल 7 आदमियों का ग्रुप बना दिया। जो बाकी 9-10 थे वो मेरे खिलाफ नहीं थे, वो मेरे प्रो बयान दे के गए जे अपना कोर्ट के अंदर। उसमें लड़कियां भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं जिन्होंने मेरे प्रो बयान दिए हैं और सुरेंद्र के खिलाफ दिए हैं। वो खुद मेरे से मिलती होती थी, मेरे बेटे से, मेरे से तो क्या मिलना, मेरे से बेटे थे, बातचीत करते रहते थे भी अंकल कैसे फंस गए हैं क्या, वो हमें सारे केस का पता है, क्योंकि वो सीबीआई के पास जाती रहती थी बयान
दर्ज करवाने के लिए। तो एक ग्रुप वो था और ये 7 आदमियों का ग्रुप था जिन्होंने फिर मेरे खिलाफ बयान दिए कोर्ट में, और उस बयान में ये आरोप लगाया कि जो मुनिंदर सिंह ने कोर्ट में जाके अपना हमारे सामने ये बोला भी मैं बच्चे मारता था। और कब दिए? 29 तारीख को। 29 तारीख को तो मैं था ही नहीं वहां पर, और सारी मीडिया जानती है, सब जानते हैं। सबसे बड़ा झूठ तो यही था, क्योंकि उस टाइम तो सारा कुछ टीवी पर चल रहा था, और टीवी पर मुनिंदर सिंह कहीं पिक्चर में है ही नहीं 29 को, ना 29 को है ना 30 को है। मेरी पहली फोटो ही आती है 31 को, और उसके बाद उसके पहले तो किसी को मेरी शक्ल नहीं पता था कैसी है। तो उन्होंने ये कहानी डाली भी 29 तारीख को मुनिंदर सिंह ने जी हमारे सामने ये बयान दिया, और ये बयान दिया उस टाइम दिनेश यादव थे, और दिनेश यादव ने ये बयान छिपा दिए। ये कैसे बेहुदे बातें। क्या दिनेश यादव वहां पर अकेला बैठा हुआ था? पूरी फोर्स थी, बाहर मीडिया खड़ी हुई थी 29 तारीख को। और अगर मुनिंदर सिंह अंदर बयान ये दे रहा है कि हाँ जी मैंने बच्चे मारे हैं, क्या पब्लिक चुपचाप करके अपने घर चलेगी खाना खाने के लिए उसके बाद? वैसे तो मेरे घर पे पत्थर मारते रहे, पर जब मुनिंदर सिंह ने उनके सामने बयान दे दिया भी मैंने मारे हैं, तो फिर दोपहर के टाइम बोले भी चलो 1 बज गए खाना खाने का, फिर आते हैं वापस। कैसे संभव है? फिर वही बात, किसी ने दिमाग इस्तेमाल किया ही नहीं, लॉजिक नहीं जी भगवान। और एक जी आरी मिली कहाँ? मेरे बाथरूम में एक आरी, ऊपर नौकर के बाथरूम में। वहां पर हमारे जो सैनिटरी वाला आया था, उसने एक छोटी सी आरी जो होती है लोहे काटने वाली, उसका इतना सा ब्लेड, वो कहीं रिकवरी में मुझे एक आरी लिखी हुई थी। वो आरी के पीछे आगे पीछे तो कुछ होना ही नहीं था, कोई आरी का निकला ही नहीं। वो मिल गई, हाँ जी आरी लिखी हो, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। मुनिंदर सिंह ने जी ये आरी निकाल के दी थी। कहाँ निकाल के दी है कोई नहीं पता, किसको पकड़ा या नहीं है। कोर्ट में क्या इस पे कभी बहस में कभी इस बात पे चर्चा हुई कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला है? बिना ऑपरेशन थिएटर के ऑर्गन ट्रेड कैसे हो सकता है, मेरे को आज ही नहीं समझ आई। बिना डॉक्टर के ऑर्गन ट्रेड कैसे हो सकता है, मेरे को यही नहीं समझ। और ऑर्गन ट्रेड ऐसे थोड़ा भी तुम अपना ऑर्गन निकाल के जेब में डाल के जाके किसी को डाल दोगे, ये तो ये हो ही नहीं सकता। ये तो पूरा सेटअप चाहिए आपको। कहाँ से आ गई बात? और ये भी बात सत्य मान रही थी। मुनिंदर सिंह ने जो बाहर भेज रहा था ऑर्गन ट्रेड, बाहर भेजना कोई तरीका तो होगा भेजने का, निकालने का कोई सिस्टम तो होगा। अच्छा, इस पूरे केस के 2 ही पहलू हैं, एक सुरेंद्र कोहली एक आप, जो 2 नाम आए, ठीक है। अब सुरेंद्र कोहली अभी जेल में है, तो पूरा केस बच्चे लापता भी हुए, मारे भी गए, डीएनए भी कुछ के मैच हुए, कुछ के शायद नहीं हुए। तो मतलब आप क्या लगता है कि हुआ क्या एक्चुअली में, मतलब आपको क्या लगता है? देखो लीगली तो कुछ नहीं हुआ, ये तो कोर्ट भी समझ में सब बकवास है जो इन्वेस्टिगेशन है। और उसका मेन कारण यही है भी पब्लिक ने इन्वेस्टिगेशन होने ही नहीं। वही चीज़ आरुषि वाले केस में हुई थी, वही चीज़ इस केस में हुई है। एंड क्राइम सीन सारी चीज़ों पर पुलिस को प्रॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दोगे, गलतियां होंगी। आप पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर डालो भी हाँ जी हमें नहीं पता जी मुनिंदर सिंह को तो अंदर करना ही करना है, तो ये होगा ही होगा। क्या कर लेते हैं उसके बाद? मेरी प्रेजेंस तो प्रूव करते हैं। क्या आप सोचते हो भी अपना नोएडा पुलिस और सीबीआई का इंटरेस्ट नहीं था भी मुनिंदर सिंह पकड़ा जाए? पूरा इंटरेस्ट था। जितना ये टाइम लगा है, सुरेंद्र कोहली वाली बात तो 2 हफ्ते में क्लियर हो गई थी। वो खुद ही मान गया था जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे, रह क्या गया था उसको? नार्को में निकल आया था, एम्स में निकल आया था, सारा कुछ हो गया था, उसमें क्या रह क्या गया था? लफड़ा तो मेरा था भी, ये कैसे निकल रहा बाहर? और उसकी मेन चीज यही है, कुदरती ये है अभी मेरे पास मेरी मूवमेंट्स का रिकॉर्ड सारा मेरे ऑफिस में होता था। सबसे पहले प्रथम बात तो वो ही होगी। फिर मेरी मूवमेंट कभी अकेले नहीं होती थी, हमेशा ड्राइवर मेरे साथ होता था। अकेले गाड़ी में तो कभी गया ही नहीं मैं। जहाँ भी मेरी बुकिंग होती थी, होटल्स वगैरह में होती थी, सारी पेमेंट्स मेरे होटल अपना ऑफिस में होती थी। मेरे टोल टैक्स के बिल वो मेरे दफ्तर में जमा होते थे। मेरी मोबाइल की मूवमेंट वो मेरे दफ्तर में होती थी। सारे पीरियड में पहले दिन से लेके अखीरले दिन तक मेरा एक ही मोबाइल रहा मेरे पास। 400-500 लोगों को पूछा गया भी हाँ जी मुनिंदर सिंह का तुम्हारे को इस तारीख को मोबाइल आया, ये हुई वह हुई। ये असली इन्वेस्टिगेशन तो यही चलती रही है, और क्या लफड़ा था? बाकी तो चैप्टर क्लोज हो चुका था। और मैंने यहां तक कह दिया था भी हाँ भी ठीक है, अगर मेरी कोई 1% भी गलती है पूछना मत, मेरी फांसी दे देना मुझे, पर सच्चाई सामने आनी चाहिए। मुझे भी मालूम था पुलिस दब रही है, मीडिया के दबाव में आ रही है, मेरे को फंसाएगी पक्का। कितना फंसाएगी ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था।
और कैसे फंसाएगी ये नहीं समझ आ रहा था, और फंसाया बिल्कुल उल्टे तरीके से। इसमें पूरा मीडिया का हाथ था। अगर उस टाइम मैं निकल जाता बाहर 2006 में ही, क्या रह जाती मीडिया की? जितना इतना बड़ा अपना हुआ बनाया था, क्या रह जाती? उन्होंने ही ये पब्लिक, ये आदमी इकट्ठे कर, ये कर, बयान दोबारा कर, वो कर, डेली फ्रंट पेज पे ला ला कर। जुडिशरी पागल हो गई थी, सब पागल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कहानी, अपने नैरेटिव को जारी रखना था। उनको ये मतलब नहीं था भी हाँ जी मनिंदर सिंह के साथ हम क्या कर रहे हैं। उनको ये लग रहा था भी हमने इतनी बड़ी आग खड़ी कर दी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मान लिया जाए अगर इसमें मेरा नाम ना होता, सिर्फ सुरेंद्र कोहली अकेला होता, क्या दिशा होती इस केस की? और इन्वेस्टिगेशन तो पागल हो गई थी। जो मीडिया अखबार में लिखती थी, उसी दिन शाम तक मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी भी मीडिया में, ये बता रहे हैं भी तेरे फ्लैट बॉम्बे में है। और मैं क्या, गुरु पागल हो गए तुम लोग? घोड़ों की रेसों के लिए जाता था वहां पर। लो जी, नया काम शुरू हो गया। और ऐसी कौन सी बातें जो मीडिया में आती थी वो आपको बाद में पता चलती थी, या पुलिस वाले ऐसी कई, रात तीसरे चौथे दिन एक नई कहानी शुरू हो जाती थी। कभी कभी बात जा रही है 100-200 करोड़ की, मेरे घर में से 20,000 भी नहीं मिला। हम तो चुनिया ठनिया के लिए पीछे पागल हो गए थे। उस समय मीडिया में ये भी आता था कि वहाँ पार्टी होती है कोठी में। मतलब ही नहीं, एक जन्मदिन था, एक जन्मदिन, मेरा जन्मदिन, और वो पार्टी मैंने भी नहीं थ्रो की। तो आपको क्या लगता है कि जो 16 साल आपको सजा मिली, लगभग जेल काटनी पड़ी, उसके पीछे क्या वजह, मतलब ऐसी क्या गलती थी आपकी जिसकी सजा? इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? यही चीज़ जो आज हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देख रही है, क्या ये नीचे वाली कोर्टों ने नहीं देखी थी? क्या वो नई चीज़ कोई पेश हुई है वहां पे? पर उनका देखने का नजरिया ही नहीं था। मीडिया देखने ही नहीं दे रही थी इस तरफ, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। तो क्या हुआ फिर? आप खुद ही सोच लो भी कौन जिम्मेवार है ये सारी घटना के पीछे? कौन जिम्मेवार है? शुरुआत से लेके अंत तक सिर्फ मूर्खता। इस केस में कई लड़कियों ने भी बयान दिए थे जो वहां पे आती थी। कुछ लड़कियां, दिए। मतलब उनका क्या, किस तरह का, क्या बातें थी कुछ? वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, मेरे को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक लड़की ने भी मेरे खिलाफ बोला, एक लड़की ने साफ उन्होंने बोला भी हाँ जी ठीक है, हमारे साथ इसकी दोस्ती थी, हम इसको फ़ोन करते थे, हम इसके पास जाते थे। भी देखो वो जो एंगल था मेन, वो ये था भी जो जैसे पायल मिली वैसे उसके आगे जैसे फ्रेंड्स सर्कल जैसे ये होता, उनको ये मेन एक रिलैक्सिंग पॉइंट था। ये घर है, ठीक है, ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर आती हैं, मैं हफ्ते में एक बार चले गया वहाँ पर, हैं जी, वो आ गए मेरे को फ़ोन करके, आके अपना रिलैक्स करके वहाँ पर खाना पीना पिया, मेरे साथ दोस्ताना था एक तरीके से, मेरे साथ कन्फाइड भी करती थी, बातें भी करती थी, अपने दुख सुख भी बांटते थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और सिर्फ सेक्स का एंगल नहीं था, ये मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। और उनमें से जो लड़कियां थी, उनमें से एक दो मेरी नज़दीक फ्रेंड थी, आगे उनकी सहेलियाँ थी या उनकी बहनें या उनके घर वाले तक भी आते थे। मैं यहाँ तक भी कहता हूँ आपको, ये भी है। और उन्होंने, किसी ने नहीं कहा भी है भैया जी ये ऐसी कोई वहाँ पर ऐसी कोई हरकतें होती थी या पार्टी थी। हाँ, अगर कोई मेरा दोस्त बैठा हुआ है उससे मुलाकात हो जाती थी, अगर कहीं उनकी फ्रेंडशिप उसके साथ बन जाती थी, मुझे क्या दिक्कत थी, मेरे को तो प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों मैच्योर है। लेकिन कुछ लड़कियों ने शायद सुरेंद्र कोहली के बारे में कहा था कि वो अजीब नज़रों से देखता है, कुछ इस तरह की बात। उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला, एक दो लड़कियों ने भी इसने कोशिश भी की उनसे नंबर लेने की। जो चीज़ें वो लड़कियां खुद बताती हैं, मेरे को नहीं बताई हो, मेरे को तो ये चीज़ें मालूम नहीं थी। मेरे को आता था, ठीक है, वो अपनी सर्विस वगैरह करता था, खाना वाना सब खिलाते थे, हम बैठ के सब इकट्ठे खाना खाते थे, सुबह उठ के मैं अपने काम पे निकल जाता था, वो लड़कियां अपने अपने घर चले जाती थी। ये तो ऐसी तो कोई बात थी नहीं, वो तो बाद में बताया उन्होंने। हाँ जी, इसने ऐसे करके, एक दो लड़की वहाँ पर आई भी है, मेरे ख्याल एक दिवाली वाला दिन था, वो अंदर नहीं गई, उसके साथ कोई फ्रेंड आ गई थी, वो ये घबरा गया, उसने नहीं अंदर लेके गया क्योंकि दो थे। एक फिर पायल वाला किस्सा आपको पता ही लग गया, वो थी ऐसे। एक दो लड़कियों और के बयान भी थे, इस गवाही पे आई थी वो भी, हाँ जी इन्होंने सुरेंद्र कोहली ने हमें बुलाया था। ये तो कोर्ट में गवाही देके गए। अगर वो चली जाती तो कुछ और बात हो सकती थी, कुछ भी हो सकता। कभी आपको रियलाइज होता है कि सुरेंद्र कोहली को अगर मैं ना रखता तो क्या होता? गारंटी तो किसी के पास नहीं, किसी ने अपनी आंखों से देखा तो है नहीं है, तो उस चीज़ के ऊपर टिप्पणी करना भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अक्सर वो भी एक मेरी तरह ही पीड़ित है कानून की निगाह में।
तो वो तो ही है, बाकी ठीक है, दुख तो होता ही है, दुख तो होता ही है। जो जितना भी हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों शुरू हुआ, जहाँ तक थोड़ा बहुत लिंक बनता है उतना दुख तो होता ही है। अच्छा, एक आपने जिक्र किया रूसी केस का, उस केस में भी पहले मीडिया और पब्लिक के लोग काफ़ी पहुंच गए, भीड़ हो गई, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गए, और निठारी केस में भी कुछ ऐसा ही रहा। तो कभी जेल में उनके साथ आप मेडिकल कैंप में भी रहते थे, तो कभी इस चीज़ को लेकर कभी कोई चर्चा हुई? कोशिश करते थे कि केस के बारे में आपस में ना डिस्कस करें, हालांकि वो जानते थे कि मैं कानून वगैरह पढ़ता रहता हूँ, बयान भी वो मेरे को दे देते थे पढ़ने के लिए, पर मैंने डायरेक्टली कभी ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, किसी की अपना बेटी के बारे में ऐसे बात करना या कुछ करना बड़ा अजीब होता है। पर बड़ा बड़ा दुख वाला समय निकाला, रोने लग जाते थे बेचारे। अब तलवार भी बरी हो गए, तलवार उनके दंपति बेचारे हस्बैंड क्या हुए, जिंदगी है, हमारी और क्या जिंदगी आपका है? केस भी एक तरह से बरी हो गया, क्या लेकिन जिंदगी? समाज में दोनों लोग का खत्म कैसा खत्म देखते हैं? खत्म। हम तो धीरे धीरे तिनके तिनके करके ठीक है आपस में हंस खेल लेते हैं बच्चों के साथ। हाँ जी। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।